नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है राजस्थान के नंबर 1 डिबेट शो का 5 का प्रहार का। और आज 5 के प्रहार में फिर से बात होगी मांओं की। दम तोड़ती मां, सुरक्षित प्रसव कहां? क्या फिर से राजस्थान में अस्पताल लगातार काल बनते जा रहे हैं? ये सवाल लगातार सामने आ रहा है क्योंकि आंकड़े यही सवाल पूछ रहे हैं। बीते कुछ दिनों की ही बात करें तो फलौदी से लेकर नागौर तक गर्भवती महिलाओं की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। जोधपुर के उम्मेद और एमडीएम अस्पताल में एक ही दिन में 2 गर्भवती की मौत हुई। उसके बाद हड़कंप मच गया है। जहां पहले प्रसव के दौरान ही इंफेक्शन की वजह से ये मौतें हो रही थी, वहीं अब बच्चे के जन्म के बाद भी माताएं सुरक्षित नहीं है। हाल फिलहाल में हुई इन गर्भवती महिलाओं की मौत में एक बात कॉमन है कि इन सभी को निजी अस्पतालों से बेहद गंभीर हालत में रेफर करके लाया गया था। लिहाजा उम्मेद और एमडीएम दोनों ही अस्पतालों का कहना है कि रेफर में देरी हुई है और इस वजह से इनकी मौत हुई, जिसमें ज्यादा खून बहना और हाई ब्लड प्रेशर को कारण बताया गया है। ऐसे में अब 15 अगस्त तक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर के एक विशेष अभियान भी शुरू किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यही है कि पहले भी गर्भवतियों की मौत हुई है, पहले भी कई कदम उठाए गए। दावा यही किया गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन रोकने और लगातार मॉनिटरिंग की बात भी कही गई, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आखिर रेफरल के दौरान सही इलाज और एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं मिलता है? आखिर क्यों 8 जिलों का बोझ अकेले जोधपुर के सर पर है और कब तक इन खामियों की वजह से माएं दम तोड़ती रहेंगी? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस चर्चा में। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। फिर एक बार अस्पताल बन रहे काल। फलौदी टू नागौर रेफर का दौर। हमारा टाई अप रहेगा कि वहां अगर सीरियस होता तो हम लेने को तैयार हैं। आप काम करिए, कहीं दिक्कत होती है तो हमसे कांटेक्ट करिए, वीडियो कॉल करिए, रेफर करने से पहले हमारे से संपर्क करिए तो हम पूरी मदद करेंगे आपकी। बहुत रोते बिलखते अपने टूट रहे हैं सपने। दम तोड़ती मां, सुरक्षित प्रसव कहां? तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आपने वो चीत्कार भी सुना कि जिसमें आप देख रहे हैं कि जिनकी मौत हो गई है उनके परिजन किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और उससे बुरी बात यह है कि हर हफ्ते इस तरह के केसेस सामने आते हैं। हमें लगता है कि अब जिस तरह से मामले सामने आए हैं उसके बाद जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी और इस तरह के मामले थम जाएंगे। लेकिन हर हफ्ते उसी तरह के मुद्दे पर हमें चर्चा करनी पड़ती है और इसका दुख हमें भी है। और सोचिए उन परिजनों के ऊपर क्या गुजरती होगी जो 9 महीने तक नन्हे मेहमान के आने की इंतजार करते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए वहां से किस तरह से माओं की मौत की खबर आती है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर खामी कहां पर है और कब सब कुछ ठीक होगा। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार। अब से थोड़ी ही देर में भवानी सिंह संवाददाता भी हमारे साथ बूंदी से जुड़ेंगे। यहां पर भी एक मौत का मामला सामने आया है। आज शुरुआत में आपसे ही करती हूं वीरेंद्र शर्मा जी। वीरेंद्र शर्मा जी, मुझे याद है इससे पहले जब बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में इस तरह के मामले सामने आए थे तब भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और उस वक्त आपने कहा था सर कि 6 महीने का वक्त हमें दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के अब मामले सामने ना आए। लेकिन सर हर हफ्ते उसी तरह की कहानी, उसी तरह के केसेस। सर क्या कहा जाए, आखिर क्या हो गया है राजस्थान के हेल्थ सिस्टम को सर कि आए दिन गर्भवती महिलाओं की मौत की खबरें दर्दनाक तरीके से सामने आती हैं? देखिए आकांक्षा जी, पहला तो विषय ऐसा है कि राजस्थान के लिए सदैव चिकित्सा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण रही है और केवल राजस्थान के लिए नहीं, चाहे विकसित राज्य हो या विकासशील हो, सभी के लिए हर बार एक नई चुनौती होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद जिस प्रकार से सरकार ने कार्य किए, चाहे वह कोई सी भी सरकार, उन्होंने इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो राजस्थान में कार्य किए उसी के माध्यम से राजस्थान का जो मातृ मृत्यु दर है वह 141 से घटकर 113 पर आया है और पूरे देश भर में सबसे
सबसे अच्छा कार्य इसमें किसी ने किया तो राजस्थान राज्य ने किया है। जब ये कुछ घटनाएं हमारे सामने जब चुनौती बनकर आई थी तो उसके बाद में हमने प्रसव सखी व्यवस्था की, उसमें कुछ ऐसी एएनएम और वहां संबंधित जो भी चिकित्सा कर्मी थी उन्हें तैनात किया कि हमने एक अभियान चलाया 15 से 20 जुलाई के बीच। उसमें हमने चिन्हित की 3,78,000 से अधिक महिलाओं का एक गहन परीक्षण हमने किया। उसमें करीबन 38,000 महिलाएं ऐसी थी जो हाई रिस्क जोन में थी और उनमें भी करीबन 7,700 से अधिक महिलाएं ऐसी थी जो चौथी या पांचवी या छठी बार प्रसव के लिए जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि हाई रिस्क जोन किस प्रकार था और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा केवल 2 से 4 की। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने पूरे आंकड़े सामने रखे, कुछ आंकड़े मेरे पास भी है। नहीं सर, 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट है वीरेंद्र जी, हम चर्चा जरूर करेंगे। तमाम मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं सवाल यहां पर ले लूं, फिर आती हूं सर, क्योंकि बहुत चर्चा करनी है। टॉपिक ही ऐसा है कि सवाल कई सारे हैं। सारिका जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जब जब आप लोग सवाल उठाते हैं कि भजनलाल सरकार के समय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो आपको आपका कार्यकाल याद दिला दिया जाता है, किस तरह से बच्चों की मौत हुई थी, तो आपको आईना दिखाने लगता है। आपको नहीं लगता कि अब वाकई जिस तरीके से मौत हो रही है और हेल्थ सिस्टम के जो हाल है, इसमें सत्ता पक्ष को और विपक्ष को साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि मौत किस तरह के मामले सामने ना आए? मैम आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं इस विषय पर यह कहना चाहती हूँ कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील ये विषय है। बीजेपी प्रवक्ता आकर के चैनल पे पहले भी जब जब ऐसा हुआ है तो कई सारी डिबेट्स अलग अलग चैनल्स पे की है, मैं उनके साथ भी गई हूँ। सिर्फ आंकड़े देना, और जैसा बीजेपी का इनका एक ट्रेंड बन गया है कि जब इनसे काम की मांग की जाए, जब इनसे ये कहा जाए कि आपकी ये व्यवस्थाएं खराब हैं, इनको दुरुस्त करिए, तो सिर्फ ये घिसा पिटा सा कि आपके टाइम में ये होता था, वो होता था, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे समय में चिरंजीवी भी होता था, आरजीएचएस भी होता था, फ्री सबका इलाज भी होता था, जो आज राजस्थान में पता नहीं कौन सा दूर का सपना बन गया है। लगातार जो प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जो डिलीवरी के दौरान जो मौतें हो रही हैं, तकरीबन ये 20-25 ऐसे केसेस हो चुके हैं। हर बार इनका वही घिसा पिटा जो एक बहाना निकल करके आता है कि हॉस्पिटल में रेफरल केसेस आए थे, उनके अंदर ब्लड की कमी थी। फिर अभी बीच में इन्होंने कहा कि हमने एक प्रसव सखी और बनाया। उस दिन भी मैं एक डिबेट में थी, मैंने इनसे पूछा भी था कि आपने ये बनाया है प्रसव सखी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि इसके लिए क्या आपने अलग से कोई पद सृजित किए हैं, इसके लिए आपने कोई बजट बनाया है, या जो पहले से लोग वही बात है ना सारिका जी कि कांग्रेस का कार्यकाल हो या फिर भाजपा का कार्यकाल हो, दावे यही किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आम जनता भुगत रही होती है। मैम, इसी को लेकर के आप दोनों से निवेदन है कि राजनीति मत कीजिएगा, एक दूसरे का कार्यकाल मत याद दिलाइएगा। आप लोगों के समय में कितने पुख्ता काम हुए हैं उस पर आज चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर निर्मला, आ रही हूँ मैम, मैं सारिका जी आ रही हूँ, मैं डॉक्टर निर्मला से भी यहाँ पर हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक विषय तो हम बोलेंगे ही, आप ये नहीं कह सकते हम राजनीतिक पार्टियों से हैं। मैम, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं सारिका जी कि जिसमें हमें राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है। जब मानव की मौत होती है तब हम किसी पर आरोप नहीं डाल सकते। आप यहाँ पे मैं आपसे हाथ जोड़कर ही निवेदन करूंगी कि राजनीति के लिए तो ये मंच बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैम, यहाँ पर सोल्यूशन हमें चाहिए, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। डॉक्टर निर्मला, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जेके लोन अस्पताल में भी कोटा में इस तरह के मामले सामने आए थे, उसके बाद हमने देखा कि तमाम जांच समितियां बनाई गई, एम्स तक से डॉक्टर आते हैं जांच करने के लिए। मैम, लेकिन रिपोर्ट कहां पर है, जांच के नाम पर क्या चल रहा है, ये कुछ हमें मैम क्लियर हो ही नहीं पाता है। कोटा के बाद लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैम, फिर उसके बाद फहरिस्त बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, हर जगह मैम वैसे ही केसेस क्यों सामने आते हैं? सभी को, पैनल वासियों को नमस्कार। मेरा ये बहुत दुखद हम जो भी जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें कि ऐसा नहीं है कि डिलीवरी कोई एक अस्पताल का काम है। अस्पताल में ना होते हुए हम इसको परिसर सोसाइटी की ड्यूटी भी है इसमें। जो बच्ची, एक महिला, एक शादी होने जा रही है, उसका न्यूट्रिशन हमें पहले देखना जरूरी है कि वह उस बच्चे को पैदा करने लायक है भी कि नहीं है। अब आपको एक बताऊं, स्कूल में यदि कोई बच्ची दाखिल लेती है तो उसमें वहां से न्यूट्रिशन का उसका देखना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी नींव यदि अच्छी होगी तो भवन अच्छा बनेगा। क्योंकि एक माता को अपना दूसरा जन्म होता है जब उसकी डिलीवरी होती है, तो एक न्यूट्रिशन बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रिशन यदि अच्छा है तो प्रेगनेंसी होने के बाद भी उसको बहुत सारी बीमारियों से हम बचा सकते हैं, जैसे खून की कमी। अब खून की कमी हर लेवल पे हमको देखने को मिल रही है। खून की कमी आयरन की गोली से ही ठीक नहीं होगी।
उसमें हमें डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी। दूसरा आ रहा है बीपी, ब्लड प्रेशर। ये बीपी की चेकिंग एक ग्रास रूट लेवल पर भी, यदि एएनएम, प्रसाविका, दाई, सिस्टर, कोई भी यदि वो बीपी यदि नाप ले, जेन्युइनली नाप ले, मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे, बीपी नापना जरूरी है। मैम लेकिन और BP डॉक्टर यदि निर्मला हाई होता देखिए, है तो उसको हम लेकिन तुरंत विडंबना दवाई देखिए चलाएंगे। ना, अभी हम आज 2026 में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लोग चांद तक जा पहुंचे, लेकिन अभी जो मूलभूत बेसिक चीजें हैं यदि आपको वो समझानी पड़ रही है कि किस तरीके से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका ख्याल रखा जाए, न्यूट्रिशन रखा जाए, तो एक समाज के तौर में भी हम फेल हैं और एक हेल्थ सिस्टम के तौर पर भी हम कहीं ना कहीं फेल ही माने जाएंगे। मैम डॉक्टर निर्मला, हम आगे भी जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को लेकर के भी मैं एक बार नहीं मैडम, यस मैम, अच्छा ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए। बोलना चाहूंगी जी जी, कि अपन इस शताब्दी में जीते हुए भी हमारे को शिक्षा में ये समझाना पड़ रहा है कि बच्ची को आप खान पान बराबर दो, बच्चियों को भी जिंदा रहने का हक है, बच्चियों को भी शिक्षा का हक है। तो अब आप सोच लीजिए, मूलभूत पे ही हम क्वेरी आ गई है, तो हम आगे स्वास्थ्य में भी यहाँ पे परिवर्तन है कि बच्चे को ज्यादा देंगे, बच्चियों को कम खिलाएंगे, शिक्षा भी बच्ची को नहीं देंगे, बच्चे को देंगे, आंगनबाड़ी पे भी लड़के को भेज देंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। जो भी सरकारें हैं सभी कुछ खान पान आंगनबाड़ी में देती हैं, न्यूट्रिशियस देती हैं, जिससे बच्चे की एनीमिया भी कम होगा। वहां पर कुछ हमारे एएनएम सिखाते भी हैं, भाई महीना है तो कैसे स्वच्छ रहना है। वही बात है डॉक्टर निर्मला, पूरा एक सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और सिस्टम में यदि एक भी चीज ठीक तरीके से काम नहीं होगी तो फिर इस तरह के फेल्योर केसेस सामने आते हैं। डॉक्टर मिथिलेश, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता, यस मैम आती हूँ मैं, भवानी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बूंदी से। भवानी बताइए, आज बूंदी में क्या कुछ हुआ? परिजन यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यदि आप अस्पताल में ही मौजूद हैं तो जरा बातचीत कीजिए कि आखिर केस इतना कैसे बिगड़ा, कैसे मौत हो गई और अभी वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। भवानी बिल्कुल, देखिए, जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में निशा मीना नाम की प्रसूत था, जिसको पहला ही प्रसव था, यानी कि पहली डिलीवरी होनी थी। घर में खुशियों का इंतजार था और कुछ दिन समय निकला और आज जब प्रसव हुआ, बालक को जन्म दिया, खुशी आई, लेकिन कुछ ही देर बाद में अंदर से खबर आई कि प्रसूता निशा मीना की मौत हो गई। परिजनों ने बवाल खड़ा कर दिया क्योंकि लगातार परिजन एक ही आरोप लगा रहे हैं कि चिकित्सक सहित जो स्टाफ था उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते निशा मीना की मौत हुई है। बवाल हुआ, जमकर हंगामा हुआ, सबको नहीं उठाने दिया। 3 थाना पुलिस को वहां पर पहुंचना पड़ा, डीएसपी को वहां पहुंचना पड़ा। ऐसे में लगातार 5 से 6 घंटे की समझाइश के बाद में निशा के शव को उठाकर मोर्चरी रखा गया, वहां पर समझाइश के बाद में पोस्टमार्टम हुआ। अब बड़ी बात यह है कि जब सिचुएशन नहीं थी तो उसका इलाज, ट्रीटमेंट समय पर क्यों नहीं किया गया? अगर समय पर ट्रीटमेंट किया गया तो परिजनों का पूछना था कि मौत का क्या कारण रहा, वो डॉक्टर्स नहीं बता रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अस्पतालों में और चिकित्सा विभाग सहित परिजनों में आज भी बनी हुई है, जिसके कारण जो परिवारजन हैं कई प्रसूताओं को, कई अपनी बेटियों को, कई अपनी बहुओं को आज खो रहे हैं। बड़ा सवाल ये बनता है कि माँ चली गई, बेटा आज उस माँ को कैसे पाएगा? क्योंकि माँ ने प्राण त्याग दिए, बेटा आईसीयू में है और उसको कोटा रेफर किया गया है। अपने आप में बड़ा सवाल चिकित्सा विभाग पर यह बन रहा है कि प्रसूताओं की मौत हो जाती है, उनसे सबक क्यों नहीं लिया जाता? उसके बाद में जो व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं में बदली है, उनको दुरुस्त करके इनको बचाया जा सकता है। अपने आप में ये कहा जा सकता है कि आज निशा मीणा की मौत ने, परिजनों के हंगामे ने कहीं न कहीं ये तस्वीर साफ की है। उनका साफ आरोप था कि स्टाफ और चिकित्सकों की लापरवाही, उनको बर्खास्त किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक है भवानी, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि कोटा से लेकर के बीकानेर हो, नागौर हो, फलौदी है, सभी जगह तो बस कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह का रटा रटाया जवाब तो हमें मिलता है। डॉक्टर मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिथिलेश, आज फिर हम उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कोटा के दौरान भी हमने चर्चा की थी, बीकानेर हो या फिर भीलवाड़ा हो, बांसवाड़ा हो, सर बार बार वही सब कुछ। और अभी जो मैं डॉक्टर जो हैं वहां के, उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो केसेस रेफर करने के दौरान जो लापरवाही हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा एक रीजन है कि इस तरह से केसेस क्रिटिकल होते हैं और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। तो सर, आपको नहीं लगता कि जोधपुर अस्पताल, वहां पर 8 जिलों का प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अब ये पीक पॉइंट है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए सर, कि एक अस्पताल पर इतना भार ना आए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोटा की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? क्या मेडिकल की जो मेडिसिन थी वो पानी थी? ये उजागर होना चाहिए। क्या जोधपुर या बीकानेर में ओटी में इन्फेक्शन था? इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए।
तो कहीं अगर मेडिसिन में कमी है और मेडिकल सिस्टम में कमी है, हालात गांव में बहुत नाजुक है, डॉक्टर 3-3 महीने नहीं जाते हैं और अपने हस्ताक्षर करके वेतन उठा रहे हैं। दूसरी एक जो आजकल जमाना है गला काट प्रतिस्पर्धा का, कहीं ऐसा माहौल तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है कि लोग सरकारी अस्पताल जाने में ही डर जाएं और प्राइवेट अस्पताल, जिस तरीके से BSNL का हादसा हुआ है, वैसा तो कोई खेल नहीं चल रहा है प्राइवेट अस्पतालों का, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों का जाल फैलता जा रहा है, तो एक साजिश तो नहीं चल रही कि लोगों में भय बैठा जाए। लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो MMC घटी है जो कांग्रेस सरकार थी उसकी तुलना में आज। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जब स्वास्थ्य मंत्री खींवसर जी के जो ऐसे थे वो आरोपी थे, अब नया ऐसे लगाए भिभू कौशिक, उसके बाद थोड़ी सुधार हुआ है, तो ऐसा आग खींच कर सरकार 2.5 साल कैसे बैठी रही। और देश के केंद्रीय मंत्री आज जयपुर में थे, नड्डा जी, तो क्या नड्डा जी ने इस पर समीक्षा की या केवल झंडा यात्रा की, देश की भावनाएं तो जगाई, लेकिन नहीं देश डॉक्टर की भावी मिथिलेश, पीढ़ियों ये एक वोट बैंक नहीं है ना सर, स्टूडेंट्स वोट बैंक थे, तो गूंज कार्यक्रम कोटा में हो गया, देहरादून में हो गया, अभी राहुल गांधी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी उनको याद नहीं आ रहा है, अभी चुनाव होगा तब याद आएगा कि नड्डा जी केवल मंदिरों में ढोकते रहे या झंडा दिखाते रहे, क्या उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति समीक्षा की या नहीं की। ये बताता है कि क्या मोदी के सपनों को पूरा करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे, या वैसा ही भारत रखेंगे कि जहां एक मां जन्म लेगी और दम तोड़ देगी। 645 ऐसी डेथ है पिछले साल में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, ये मेडिकल भाषा है। अगर ईमानदारी से स्वास्थ्य विभाग गांव में सर्वे कराए, 3-3 महीने डॉक्टर नहीं जाते हैं और तनख्वाह ले उठा लेते हैं साइन करके, और वहां का जो कंपाउंडर होता है उनसे कमीशन लेता है। यह हालात है राजस्थान के। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, ओमेप्रोजोल नहीं है, और कोई जवाब देने वाला नहीं है डॉक्टर मिथिलेश, कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तो ये कह देते हैं कि नाचते गाते पहुंच रही हैं क्या महिलाएं, उनका सिर्फ एक ही रटा रहता है, जवाब रहता है कि क्रिटिकल केसेस हैं तो कैसे होगा, और बजट बड़ा बताते हैं कि हमने 8% ज्यादा बजट दिया था कांग्रेस के कार्यकाल से। पॉलिटिकली ये ठीक है कि MMC घटी है। पिछले साल ये जब कांग्रेस की सरकार थी अप्रैल में 86 थे, अभी 46 हुई है, ये ठीक है इनके। यस मैम, मैं आ रही हूँ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मुख्यमंत्री की मंशा है, जो पंचायत और निकाय चुनाव से पहले अगर स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों पर अगर जनता का स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो मात खा जाओगे आप। होना ही चाहिए, और सर होना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई जान गंवाता है तो उसका एक पूरा परिवार टूट जाता है। सोचिए सर मिथिलेश जी, सोचिए एक मासूम बच्चा इस दुनिया में आ गया है लेकिन माँ का साया नहीं है उसके सर पर। राजस्थान में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू क्यों नहीं करते चिकित्सकों की? पूरे राजस्थान के गांव में एक भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं है, कोई डॉक्टर जाता ही नहीं। डॉक्टर निर्मला, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और डॉक्टर निर्मला, आपको नहीं लगता कि अब ये एक टाइम है कि वाकई प्राइवेट अस्पतालों पर भी अब कहीं ना कहीं एक कसावट होनी चाहिए कि आप अंतिम समय में रेफर करते हैं, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है कि आपके ऊपर दाग ना लगे कि आपने केस खराब कर दिया, अंतिम समय में आप भेजते हैं सरकारी अस्पताल में। मैडम, बस सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी जैसे अभी जो भी मेरे से पहले बोले उन्होंने कहा मातृ मृत्यु दर कम हो गई। मैं बता दूं, मातृ मृत्यु दर बहुत कम हो गई, कम नहीं बहुत कम हो गई, और नियोनेटल डेथ भी बहुत कम हो गई। हम 80 पर हैं आज की नियोनेटल डेथ, किसी समय हम 250 पर थे। इसका मतलब हेल्थ सिस्टम, सरकारों का हमें मतलब नहीं है, हमें पूरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सरकारें आई और गई। हेल्थ सिस्टम राजस्थान का नंबर 1 है गवर्नमेंट सेटअप का। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि आप यूपी जाइए, आप गुजरात जाइए, सब लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं। राजस्थान में गवर्नमेंट की तरफ आने की ज्यादा मंशा रखता है। उसको मालूम है कि राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट देती है उनको इलाज, किसी की भी सरकार हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा मैम आपने शायद वीडियो वायरल होते हुए नहीं देखा। धीरे हम देख रहे हैं। एक मिनट मैम, आपने एक वीडियो वायरल होते हुए नहीं देखा जिसमें सरकारी चिकित्सक कह रहा है कि आप गजेंद्र सिंह खींवसर से कह दो मैं इलाज नहीं करूंगा। आपने वो वीडियो देखा नहीं? पेशेंट दिखाने जाता है और सरकारी चिकित्सक कहता है गजेंद्र सिंह खींवसर और भजनलाल से कह दो मैं नहीं देखूंगा। हम तो सिर्फ सरकारी डॉक्टर हैं जो मरीजों की जान बचाते हैं और उनको बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर निर्मला, एक आम जनता के हिसाब से देखिए, मेरे भी मन में सवाल है डॉक्टर निर्मला, अभी भवानी सिंह भी जो हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे, इससे पहले भी जो अलग जिलों में मामले सामने आए, उनके परिजन सर यही कह रहे थे कि हम रोते रहे, बिलखते रहे, हम पूछ रहे हैं कि जो अंदर एडमिट हुए हैं क्या हुआ है उनको, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है डॉक्टर निर्मला, कोई जवाब नहीं देता है। ये मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, पेशेंट को अपन 9 महीने तक तो कहीं नहीं दिखाते,
मेरी बहू मोटी हुई जा रही है, वो अच्छा खा रही है, वो सूज गई, फूल गई, ये नहीं देख रहे भाई ये कारण है या तो खून की कमी हो गई या बीपी बढ़ गया। लास्ट मोमेंट पे वो जाएंगे, वो भी एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाने, क्योंकि वो कहते हैं नहीं पास में दिखा, चलो कहाँ लाइन में लगेंगे। जबकि आपके द्वारा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम को हमने बहुत, ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद में काफी सारा एक रिव्यू किया गया, हम खुद ही अंदर तक दहले हुए हैं कि कभी भी देखी जाए तो कभी भी इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में मृत्यु नहीं हुई, जबकि साल भर का आंकड़ा तो बहुत कम है, लेकिन ये जो 2-3 महीने हैं इनमें मृत्यु इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर बच्चे की जन्म की भी रेट ज्यादा है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर भी, इसमें हमेशा ही डिलीवरियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसमें रेट उस तरह से भी ज्यादा है। लेकिन आप देखें, हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि भी इसमें भागीदारी रखें, जिस भी गांव का सरपंच है वो ध्यान रखे, मेरे गांव में 50 औरतें, एक प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। उस गांव में जो भी अस्पताल है वहां कोई नर्स आती है, डॉक्टर आता है, वहां कोई जांच होती है, नहीं भी हो तो सभी के पास अब वो अपनी प्रोवाइड कर सकता है, अपने जो भी इनका जो सरपंच होता है उनके वहां व्हीकल भी प्रोवाइड है, वो 10 महिलाओं को लेके नियर बाय जो भी पीएससी है, सीएससी, वहां पूरा चेकअप हो। फिर वो ये हमें एक ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, जिसके महिलाओं की हालत बिगड़ के इतनी दूर ना पहुंचे। एक पॉइंट और है जो अभी उठाया गया कि डॉक्टर 3-3 महीने से नहीं जाते, ये 3 महीना छोड़े, डेली जाना है। इसके यदि बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवा दीजिए मैडम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करिए। गजेंद्र सिंह गिव्स और भजन लाल जी को चाहिए सर, सारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो। आप डेवलप इंडिया की बात करते हो, डिजिटल इंडिया की बात करते हो, लागू क्यों नहीं करते हो? नहीं सर, मैं लागू करने वाली नहीं हूँ, मैं कुछ सजेशंस दे सकती हूँ आपको कि नहीं, वो सरकार के बैठे हैं ना प्रतिनिधि वीरेंद्र जी, अगले की मंशा ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं है तो आदमी काम नहीं करेगा। यहाँ पर आदमी को खुद ही सुधरना है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे जा रहा है तो उसको मरीज देखने हैं। ये मन की ये जो व्यथा है लोगों पे, वही मन की व्यथा डॉक्टर निर्मला खबरों के जरिए भी सामने आती है। हम डेली कितनी खबरें दिखाते हैं कि वहां पर मरीज तड़प रहा होता है, कहीं उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिलता है, कहीं उन्हें डॉक्टर समय पे नहीं मिलता, और रात में यदि किसी को कुछ हो जाए तब तो सरकारी अस्पतालों में क्या हाल होते हैं मैम, आए दिन उस तरह की खबरें आती हैं। ठीक है डॉक्टर निर्मला, मैं आती हूँ, डॉक्टर मिथिलेश आती हूँ। वीरेंद्र जी, ये सारे के सारे ग्रास रूट लेवल पर जितने अस्पताल हैं मैडम, इनको में अटेंडेंस भी, इनमें सारी जांचें भी मैम, और भी कहीं ना कहीं देखिए मैम गुंजाइश तो है सुधार की। आरसीएचओ, ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल गुंजाइश है मैडम। रूरल में यदि अपने अच्छा ध्यान देंगे तो मैडम बहुत गुंजाइश है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते हैं। शहर तक आदमी आते सिर्फ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है मैम, बींगा डॉक्टर आप ये सारी चीजें देख रही हैं, समझ रही हैं, जनता तक भी आपने बहुत जागरूक करने वाली बातें पहुंचाई, और वही हमारा मोटिव है कि सिर्फ सरकार और प्रशासन को दोषी आप मत ठहराइए। यदि आपको भी कुछ एहतियातन कदम उठाने होंगे तो आप भी उठाइए। अपनी जो आपकी जो गर्भवती महिलाएं उनको पूरा न्यूट्रिशन आप दीजिए, उनका देखरेख दिए, और एज भी बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं माना जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, जब कोटा में मामले सामने आए थे, बांसवाड़ा भीलवाड़ा में, तब गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा था कि सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है, सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? और जैसा कि डॉक्टर मिथिलेश भी कह रहे हैं कि जब तमाम सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है तो यहां पर दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी हो, कुछ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सिर्फ बयान देने से बस चीजें चल जाएंगी क्या सर? देखिए आकांक्षा जी, जब राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं हुई तो उसके बाद में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया। पहले हमारे यहाँ पे हर माह में एक ऑडिट होता था ओटी का, वह प्रति वीक किया गया। उसके बाद दूसरी जितनी भी व्यवस्थाएं थी, चाहे वो उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए हो या अन्य दूसरी व्यवस्थाएं, जैसे प्रसव सखी व्यवस्था की बात हुई, तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जो हाई रिस्क महिलाएं उनकी हर 3 दिन में उनकी जांच कर रहे हैं। इसके बाद उनकी चाहे एएनसी जांच हो या फिर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सोनोग्राफी की व्यवस्था हो या उनकी पोषण की व्यवस्था। और अभी आप देखिए इसी शुक्रवार को एक नया एसओपी जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान में पहले नवजात शिशु की केवल 7 दिन की व्यवस्था सरकार करती थी, अब पूरे वर्ष भर की उसकी निःशुल्क जांच, उसकी निःशुल्क मेडिसिन, उसको घर से लाने और ले जाने की व्यवस्था तक भी सरकार कर रही है। तो सरकार पूर्ण रूप से हर विषय को संवेदनशील मानते हुए कार्य करे। दूसरा विषय जो इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, अब आप देखिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती है। सरकार ने कोशिश की सेक्रेटरीट में और शिक्षा विभाग में ये सब लागू करने की, लेकिन क्या हुआ?
स्ट्राइक पे चले गए लोग कि हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करनी है। अब कुछ नैतिक जिम्मेदारियां तो देश के प्रति आपकी भी बनती है ना, केवल सरकार जबरदस्ती नहीं करवा सकती। आप समझिए आकांक्षा जी, सरकार कर सकती है, सरकार रिसोर्स दे सकती है, सरकार व्यवस्थाएं सही कर सकती है, सरकार नीति और नियति बना सकती है, लेकिन राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां तो एक आम नागरिक को भी निभानी पड़ेगी। सर लेकिन चुनाव में जब आप वोट मांगने जाते हैं तब तो ये नैतिकता याद नहीं दिलाते हैं ना सर? क्यों नहीं दिलाते हैं? क्यों नहीं दिलाते आकांक्षा जी? कब नहीं दिलाते हैं? पहले तब तो आप लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। देखिए कि आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी उस दौरान कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो फिर उसके लिए ये जिम्मेदार होंगे। उस समय तो आप लोग हाथ जोड़ के यही कहते हैं ना कि पूरी जिम्मेदारी हमारी, हमें सिर्फ वोट दीजिए आप लोग, हम सब चीज ठीक कर देंगे। हमने जिम्मेदारी लेकर ही उस पे कार्य किया ना, हमने जिम्मेदारी ली तभी। फिर मौत रुक क्यों नहीं रही है वीरेंद्र जी? मौत का मामला, ये इस तरह के मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? फिर 24 घंटे का कर दिया हमने, डेथ रिव्यू को 24 घंटे में कर दिया हमने। 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी कि बूंदी में क्यों हुआ ऐसा। और कोटा की, बीकानेर की, बांसवाड़ा की, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ है सर? उनकी रिपोर्ट्स कहाँ है? हमने कार्रवाई की है, जहां जिस प्रकार की जो भी कमियां पाई गई उन कमियों को हमने दूर किया। आज किसी भी हॉस्पिटल्स में राजस्थान में जाकर देख लीजिए, वहां की व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हुई है। और उनके लिए रिसोर्स देने की बात हो, उनके लिए बजट देने की बात हो। और अभी हमने 27,000 नई भर्तियां चिकित्सा क्षेत्र में की है, 50,000 नई भर्तियां होनी जा रही है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सरकार संवेदनशील है, इसलिए होता है। और हम भी करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कोई भी डॉक्टर पूरे देश में ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसकी लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हुई हो। लेकिन फिर भी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, या फिर जिसने भी लापरवाही इसमें बरती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने 400 लोगों पर कार्रवाई भी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बड़े से बड़े अधिकारी पर कार्रवाई भी की है। उसकी पेंशन भी हमने रोक दी है, उसको निलंबित भी हमने किया है। तो जो भी कार्य कर सकते हैं, कठोर से कठोर कार्य भी किए हैं, रिसोर्स देने का कार्य भी किया, बजट भी दिया, और इस प्रकार की समस्या ना आए इसके लिए भी कार्य किया। राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था विश्व स्तरीय बने उसके लिए भी हम कार्य करें। आप देखिए हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, राजेंद्र राठौड़ जी मंत्री थे, एसएमएस हॉस्पिटल को एशिया का फर्स्ट ओटी बनाया था, जो सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ था। तो हर सरकार की कोशिश रहती है कि वो अपने चरण बनाए, और उसी अनुरूप राजस्थान में काम भी हुआ है। अभी निर्मला जी ने कहा हमारा डेथ रेशो देख लीजिए, पूरे देश भर में सबसे कम है। आप शिशुओं का देख लीजिए। वीरेंद्र जी सुनिए ना, ये जो डेथ रेशो है, जो शिशु दर है मात्र, हाँ सर आ रही है सर। देखिए जिनके परिवार के लोग जाते हैं ना, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उनको तो ये पता होता है कि हमारे घर से कोई चला गया है। उनको ये आंकड़े नहीं समझ में आते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सवाल उठाया है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार है, उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति हमारा है। जननी सुरक्षा योजना के तहत आकांक्षा जी एक बात मैं कहना चाहूंगी। मैम आ रही हूँ निर्मला जी आ रही हूँ, मुझे सारिका जी के भी पास जाना है। मिथिलेश जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे सारिका जी के भी पास। बात ये कह रहा हूँ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया है कि जो प्रसूता है उनको लाने के लिए पहले जननी परिवहन चलता था, उसको किस लिए बंद करके बैठे हैं 2.5 साल से भजनलाल जी की सरकार? जननी सुरक्षा के योजना के तहत घर से प्रसव करने के लिए लेके आते थे, छोड़ के आते थे, उसको बंद कर दिया। जननी सुरक्षा में केवल पहले महिलाओं का था, अब तो हमने नवजात शिशुओं को भी दिया। अरे वो तो कर दिया आपने, वाहन क्यों बंद कर दिए अस्पताल तक लाने के लिए? देखिए वाहन बंद कर दिए अपने एम्बुलेंस सेवा। पहले वो डोटा शाह जी से आपस में वो कर लें, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं कहेंगे? पूर्व सीएम है, मुखिया रहे हैं वो राजस्थान के, यदि कुछ गलत होगा तो सवाल तो उठाएंगे ना सर वो। आकांक्षा जी अगर कहेंगे तो उन्हें यह भी जवाब देना चाहिए था कि आपने राजस्थान को आयुष्मान भारत योजना से क्यों नहीं जोड़ा था? आपने राजस्थान, वही बात है मिथिलेश जी, वही बता रहे कि आपने उनकी योजना बंद कर दी, उन्होंने आपकी योजना बंद कर दी। डॉक्टर ठीक है, सारिका जी भी हमारे साथ जुड़ी। सारिका जी आप अपनी बात कुछ कह रही थी। सारिका जी, आकांक्षा जी सबसे पहले तो जब आप नियम लगाते हैं मुख्यमंत्री लगाने चाहिए। आपने कहा कि राजनीति का करना चाहिए वीरेंद्र जी, लेकिन ये बीजेपी वालों को समझ नहीं आता। इनको सिर्फ राजनीति ही करनी आती है। 2.5 साल हो गए हैं, अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातें करते हैं। वो बताते क्यों नहीं? जवाब देने की भी होनी चाहिए ना। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीरेंद्र जी 1 मिनट रुकिए ना, इतना मैंने आपको मौका दिया है। सारिका जी को बड़ी मुश्किल से मैं ज्यादा समय नहीं दे पाई हूँ, ऐसे भी उनको बोल लेने दीजिए, उनकी बात पूरी करने दीजिए। वीरेंद्र जी मैं आ रही हूँ, प्लीज। ये जो आपके बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ चैनल पर हैं, इनका काम सिर्फ चीखने चिल्लाने का है। ये बिल्कुल, क्योंकि इनके ग्राउंड पर बीजेपी की सरकार 2.5 साल हो गया, ये कुछ कर नहीं पाए। अभी भी ये कहते हैं कि हमें टाइम दीजिए। तो इनसे एक फिगर ले लीजिए कि ये कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा,
अब तक कम से कम प्रदेश के अंदर 20 से 22 जो प्रसूताएं हैं वो दम तोड़ चुकी है। कोटा में ये बात सामने आई कि ये लोग पानी के इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, लेकिन ये इंतजार करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इतनी असंवेदनशील सरकार है, इनका जब चिकित्सा मंत्री उन महिलाओं के लिए ये कहते हैं कि आजकल तो सिजेरियन फैशन बन चुका है, तो आप उनके प्रवक्ता से क्या उम्मीद करते हैं कि ये क्या बोलेंगे? इन्होंने ये कहते हैं कि हम मूक बधिर कार्यालय के अंदर, जहां मूक बधिर जो स्कूल है वहां पर बच्चों की स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है, पीने का पानी नहीं है, वहां पर बच्चों की हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है, ये देख नहीं सकते। वही सेम जननी सुरक्षा वाहन जो है वो हर जगह बंद है। मैंने खुद ने ट्राई किया है फोन करके, वो एम्बुलेंसेस बंद है। और जो आयुष्मान की ये बात कर रहे हैं, वो जो योजना थी उसकी वही बात है वीरेंद्र जी, सारिका जी, यदि संवेदनशीलता सबके अंदर आ जाए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ना हो, आम जनता इन्हें समझा जाए और इनके दुखों को समझा जाए कि कितनी तकलीफ होती है, तो मुझे लगता है काफी हद तक सोल्यूशन मिल जाएगा। और बीजेपी के लोगों के पास में सिर्फ शोर मचाने के अलावा जैसे पूरा, ठीक है वीरेंद्र जी, उम्मीद हम यही करते हैं कि अगली बार बार हर इस तरह का जब डिबेट होता है, मैं यही कहती हूं कि अगली बार हमें इस मुद्दे पर चर्चा ना करनी पड़े। हम ये उम्मीद करते हैं, और सरकार से और प्रशासन से तो क्या करें, भगवान से ये उम्मीद की जा सकती है कि अब आगे गर्भवती महिलाओं की मौत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दम तोड़ती मां, सुरक्षित प्रसव कहां? सुरक्षित प्रसव कैसे मिलेगा जब संवेदनशीलता ही नहीं है, जिम्मेदारी ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात जवाबदेही तय नहीं है। देखते हैं जवाबदेही की तलाश आम जनता कर रही है, उनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर जनता जनादेश के जरिए जवाबदेही तय जरूर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।